हेलो नमस्कार, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर खान सर के पॉकेट जी के बुक का सीरीज चल रहा है, यानी जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग इस बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। इस बुक का हम लोग बहुत पार्ट रिवीजन कर चुके हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है, प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट सेशन रहने वाला है। प्राचीन भारत का इतिहास आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे और उसको भी जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग को आधुनिक भारत का इतिहास भी स्टार्ट करना है। और एक तरफ हम लोग जो देख रहे हैं, ये भारत के संविधान को हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं। तो उस सेशन को नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट के माध्यम से इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि बुक इतना महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ये मत पूछिएगा कि ये बुक जो है किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये बुक हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में देख चुके हैं और यहाँ पर वाकाटक व राजवंश के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं पीसी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है आप लोग फुल स्क्रीन में करिए और जो मैं पॉइंट बतला रहा हूँ उसको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते चलिए। और चलिए हम लोग मिलते हैं इस सेशन के एंड में। तो चलिए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को ख़त्म ही आज के सेशन में कर देते हैं। तो अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुष्पभूति वंश एवं वर्धन वंश के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आगे के जो पॉइंट बचा हुआ है उसको देखेंगे, यानी सीमावर्ती राजवंशों का जो है अभ्युदय के बारे में देखेंगे। और उसके बाद राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति से संबंधित पॉइंट देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग अंत में क्या देखेंगे, तो हम लोग अंत में इस सेशन को समाप्त करेंगे, यानी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मिसलेनियस वाला पॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे और सेशन को समाप्त कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग को आज के सेशन में ख़त्म करना है। तो चलिए हम लोग जो है इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। आप लोग जो है पूरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, तभी जो है पॉसिबल हो सकता है, यानी ख़त्म हो सकता है आज के सेशन में। अदरवाइज आप लोग थोड़ा बहुत भी इधर उधर करिएगा तो ये जो है फिर से 2 सेशन हम लोग को लगाना पड़ेगा इतने पॉइंट को रिविजन करने के लिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेशन जो है ऑलरेडी फिर लंबा हो जाएगा और हम लोग का काम भर पढ़ाई भी नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्पभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्पभूति वंश कहा गया। तो पुष्पभूति वंश के यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रभाकर वर्धन, जिनका कार्यकाल 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक। इसमें देखिएगा तो 3 पार्ट में यहाँ पर देखना है। राज्यवर्धन का देखिएगा तो 605 ईस्वी, हर्षवर्धन का कार्यकाल देखिएगा तो 606 से 637 वर्ष। और यहाँ पर राजश्री में देखिएगा तो कनौज शासक गृहवर्मा से विवाह। तो यहाँ पर सभी पॉइंट हम लोग को देखना है। चलिए हम लोग तीनों पॉइंट को जो है अलग अलग करके याद करने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिएगा प्रभाकर, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको जो है एडजस्ट कर लेता हूँ, इसका फैन साइज। चलिए पहला पॉइंट में देखिएगा, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिससे 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजश्री पैदा हुई। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। राजश्री का विवाह मोखरी वंश के गृहवर्मा से हुआ। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। मालवा के शासक देव ने गौड़ यानी बंगाल शासक शशांक की सहायता से गृहवर्मा की हत्या कर दी। शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में जो है फेंकवा दिया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया, क्योंकि
हर्ष ने शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया और हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान किया तो हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माता के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ। तो इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। यह जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए ह्वेनसांग जो है चीनी एक यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था? तो आप लोग बताइएगा हर्ष के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी से व 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत आए। एक जो था ह्वेनसांग भारत स्थल मार्ग से आया और स्थल मार्ग से ही वापस लौट गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने आया था भारत। और हर्ष के पूर्वज जो है भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, यानी ये जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया बाद में। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। यहाँ पर बताया गया ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन किया तथा दक्षिण भारत की यात्रा की वह पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख भी करता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की और इससे 2 बार लूटा गया, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता रहा। ह्वेनसांग को शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा का वृत्तांत सी युकी कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वही ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। वाणिभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित व कादंबरी की रचना की। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित व कादंबरी के रचनाकार कौन है? तो आप लोग कहिएगा वाणिभट्ट गुरु भूर्त या भत्सु थे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो वाणिभट्ट के गुरु कौन थे? तो भूर्तु या जिनको भत्सु के नाम से भी जानते थे। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयोग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था तथा 6ठी महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन ने कनौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसका अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया गया। इसलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री जो है अवंती था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हर्ष का महासेनापति कौन था? तो सिंहनाथ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इतना पॉइंट आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। आइए आगे के पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आप लोग देखिएगा, लिखा गया है हर्ष के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। वर्ष 1991 में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की। हर्षकालीन ताम्र पत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। पहला जो है भाग यानी भूमिकर, वली और हिरण है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र यानी जलयंत्र का वर्णन है। सोना का सर्वोच्च अध्यक्ष महाबली अधिकृत था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण जो है अधिकारी। तो हर्षवर्धन के समय जो है महत्वपूर्ण अधिकारी आप लोग देखिएगा कौन अधिकारी था। एक बार मैं इसका जो है ऑडियो वीडियो क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि क्लास किसी कारणवश रुक जाता है, टेक्निकल इशू की वजह से रुक जाता है, तो हम लोग को जो है यहाँ पर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा ऊपरी देखिएगा तो ऊपरी जो था ये भुक्ति का प्रशासक था।
अमत्य जो था ये मंत्री परिषद के मंत्री थे। हिंसनाद जो था ये मुख्य सेनापति था। बलाधिकृत जो था ये पैदल सेना का अधिकारी था। स्कंदगुप्त जो थे ये राज्य सेना का मुख्य अधिकारी था। कुंतल जो था ये अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। अवंती जो था ये शांति एवं युद्ध का मंत्री था। दंडपासिक जो था ये पुलिस अधिकारी था। बृहदेश्वर जो था ये अश्व सेना का मुख्य अधिकारी था। तो इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे के पॉइंट हम लोग यहाँ पर याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पल्लव राजवंश के बारे में। तो प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव का शाब्दिक अर्थ पता या पान यानी लीफ होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। पल्लव वंश का स्थापना वप्पदेव यानी 3री-4वीं सदी में था। वप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तांडेमलम पर शासन किया। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे आदि पुरुष भी मानते हैं। सिंह विष्णु यानी सिंह वर्मन को अवंती सिंह तथा सिंह विष्णु पोतरणय के नाम से जाना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहते थे। लेखक भारवी ने किराता जुर्नियम की रचना की थी। इसमें अर्जुन एवं किरात यानी शिकारी शिव की कहानी है। सिंह विष्णु धर्मानुयायी यानी वैष्णव धर्म थे। सिंह विष्णु एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जीभ लटपटा जा रहा है। सिंह विष्णु धर्मानुयायी थे। इसके समय में महामल्लपुरम में बराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु द्वारा चोलों को पराजय का वर्णन वेलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम इनका कार्यकाल देखिएगा तो 600 से 630 ईस्वी तक सिंह विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। वह पल्लव वंश के महानतम शासक में था। महेंद्र वर्मन विद्वान भी था। वह एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा वर्ड भी ऐसा ऐसा देखने को मिलता है प्राचीन भारत में जिसका उच्चारण जो है पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है, जिसके लिए मैं यहाँ पर क्षमा आप लोगों से चाहूँगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है महेंद्र वर्मन ने मतविलास व गुणभर उपाधि जो धारण की थी। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति में दोनों में समान रूप से महान था। महेंद्र वर्मन से जो है मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं कपालिकम पर जो है व्यंग किया गया। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रसिद्ध संगीतज्ञ रूपाचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। इस पुस्तक को भारत के प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना जाता है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पयर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव धर्म ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जिनका कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 630 से 668 ईस्वी तक था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय यानी चालुक्य को 3 युद्धों में पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें कुरम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में महाबलीपुरम नामक से प्रसिद्ध है। इसने मामल तथा वातापिकोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति जो है सितोड़ था। महाबलीपुरम के कुछ एकाशक रथों का निर्माण कार्य जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में शुरू हुआ। रथ मंदिरों की संख्या 7 है तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है।
महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है कांची गया था और उसके अनुसार कांची के लोग विद्या प्रेमी थे तथा उत्साही व जो सत्यवादी थे। नरसिंहवर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन जो है कासा कुंडी ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है अत्यंत काम रणजय लोकादित्य गुणभाजन अग्रदंड एवं विद्याविनती का उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम में मामलपुरम में गणेश मंदिर बनवाया। नरसिंहवर्मन द्वितीय यानी राजा सिंह का जो कार्यकाल था ये 680 से 720 ईस्वी तक था। परमेश्वर वर्मन का पुत्र था, उत्तराधिकारी भी था। इसके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडीन उसकी राज्यसभा में थे। उन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी। उसने 10 कुमार चरित की रचना की थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय की राजसिंह शंकर भक्त तथा आगमप्रिय उसकी प्रिय उपाधि थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राजवंश में संकट उत्पन्न हो गई क्योंकि उसका कोई वैध अधिकारी नहीं था। कांची के लोगों ने महानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदीवर्मन द्वितीय को राजा बनाया। नंदीवर्मन द्वितीय से जो है मतानुयायी थे और कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अल्लवार उसका जो है मध्यकालीन था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से ही हुआ था। उसके बाद दक्षिण में अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजवंश का शासन काल जो है नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा। इतना पॉइंट आप लोग इस राजवंश से संबंधित याद रखिएगा। अगला जो राजवंश आता है चोल राजवंश से संबंधित हम लोग को पॉइंट देखना है। तो चलिए हम लोग क्विकली जो है चोल वंश को भी यहाँ पर निपटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा संगमकालीन साहित्य में 2 चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेखित मिलता है, जिसमें पहला देखिएगा तो करिकाल और जो दूसरा जो है कोचेन नगर नान। यहाँ पर पहला देखिएगा तो चोल राष्ट्र पेनार और कावेरी नदी के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इसकी स्थापना विजयालय ने की और विजयालय का कार्यकाल याद रखिएगा 850 से 887 ईस्वी तक। उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है तंजौर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथचयन था। विजयालय में निशुभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय पल्लवों का एक जो है सामान था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। इस विजय के बाद आदित्य प्रथम को कोदंड राम की उपाधि धारण की। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम यानी 907 से 953 ईस्वी के मध्य समय में हुई। अगला पॉइंट है 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और कोल्लम युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा जो साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया।
इतना पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो राजा राज प्रथम के राज्यारोहण के समय चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। चोल राजा की स्थापत्य कला में राजा राज प्रथम का योगदान नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसने जो है मुम्बाडी चोल देव जयगोड़ चोल मार्तंड आदि उपाधि भी ग्रहण की। राजा राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर जो है स्वशासन की जो व्यवस्था आरंभ की। राजा राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। इस राजधानी के पास सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। राजेंद्र द्वितीय का कार्यकाल याद रखिएगा 1052 से 1064 ईस्वी तक। राजा धीराज का अनुज था और कोप्पम के युद्ध में राजा धीराज मारा गया और उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ईस्वी में सोमेश्वर को पराजित किया, अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया। कुतोलंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कलांदर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठित किया। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। इनमें ऊपरी श्रेणी पेरून मध्यम तथा निम्न स्थल जो श्रेणी था यह था सिरुधनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मंत्रियों का उड़नकुटम कहा जाता था जो सदैव राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था। विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को जो है मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ राज मंडल वलनाडु कुर्रम या कोट्टयम था। बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुरम बन जाते थे और तनियूर या तंकुरम कहलाते थे। नाडु की स्थानीय सभा को नटार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरटार यानी नगरम कहते थे। केंद्रीय सरकार की देखरेख में वेलाल जाति के धनी किसानों को नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिए। उनमें से कई धनी भू स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेदवेलन जो औरैयार जैसी उपाधि थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। खैर जो है इधर आप लोग ज़्यादा याद नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है उर, एक जो है सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति
कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। सामान्यतः वारियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती थी। महासभा को पेरुगुरी, इसके सदस्यों को पेरुमकल तथा समिति के सदस्यों को वारिय पेरुमकल कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी जो है इसी वर्ष से संबंधित पॉइंट देख रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, नगरम व्यापारिक समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे: वलिंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था, जिससे ग्राम सभाएं वसूली करती थी। कृषि उत्पाद का 1/3 यानी 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, जो ग्राम सभा के कार्य में सहायता प्रदान करते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की गई भूमि ब्रह्मदेवी कहलाती थी। चोल सेना के प्रमुख 3 अंग थे: पदाति, गजारोही एवं अश्वारोही। चोल काल में सोने के सिक्के को जो है कासू कहा जाता था। कंबन, ओटकुकट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन्न एवं रन कन्नड़ साहित्य का अतिरत्न कहा जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? तो कावेरी पट्टनम था। चोल साम्राज्य परांतक प्रथम के शासन के 12वें व 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमेरूर अभिलेखों के चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध होता है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी: उरैयूर, तांजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भगवान नटराज की मूर्ति है। यह चिदम्बरम यानी तमिलनाडु में स्थित है और यह कांसे की बनी हुई थी। बृहदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है और शिव को समर्पित है। प्रसी ब्राउन तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विद्यमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोल द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं विद्यमान है। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं भी वर्गाकार या ऊंचे विमान मंडप, गोपुरम कलापूर्ण स्तंभों में युक्त बृहद सदन आदि है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हम लोग को पढ़ना है ये कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ना है। तो कल्याणी चालुक्य वंश का स्थापना तैलंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल 973 से 997 ईस्वी तक था। तेंगल द्वितीय के अश्वमत और बुभने कमल की उपाधि धारण की। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है: तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मानखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की। विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। उसकी राज्यसभा में विक्रमांकदेवचरित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हण उसके राजकवि थे। सोमेश्वर तृतीय की विजयों के जो अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो तेंगल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था।
इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो वंश आता है ताप्ती के चालुक्य वंश। तो ताप्ती के चालुक्य वंश के बारे में हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा जाता है। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है। सॉरी, चलिए आगे के पॉइंट देखिएगा। कीर्तिवर्मन प्रथम, जिनका कार्यकाल ये था, ने वनवासी के कदम कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। ताप्ती का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहुसुरवर्ण अग्नि अष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे मंगलेश के बारे में। तो वैष्णव धर्मानुयायी था, उसे परम भगवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उसके समर्थकों की हत्या कर 609 से 10 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। यह लेख एक जो है प्रशस्ति के रूप में तथा इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रावी कृति ने की। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल से शुरू होता है। पल्लव वंश का जो है शासक इस समय महेंद्र वर्मन था। 642 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उसे लंका नरेश मानवर्मन से सहायता मिली थी। इस युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने माता पीकोड की उपाधि धारण की थी। मालवा को जीतने के बाद बेनेदित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। चालुक्य ने विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की। पांड्यों, चोलो, केरो व कलभोरो को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिलोक महादेवी ने करवाया। पट्टदकल के जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण जो है लोक महादेवी ने करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके जो सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश की स्थापना की, यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो वेंगी यानी आंध्र के पूर्व चालुक्य। तो पूर्वी चालुक्य वेंगी वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन भगवत धर्म के अनुयायी था। वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी यानी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। राष्ट्रकूट पल्लवों एक जो है पांड्यों को
विजयादित्य ने पराजित किया। तो इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग आगे पॉइंट पर बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो अभी जो है हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखने जा रहे हैं। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखेंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आप लोग के सामने यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का जो है क्वेश्चन लगा देता हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करिए। उसके बाद मैं आप लोग को कंटिन्यू आगे के सेशन कराने वाला हूँ। राष्ट्रकूट के वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊँगा यहाँ पर। सभी लोग रिवीजन करिए क्विकली एक बार। एक बार मैं ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूँ कि क्या जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर OBS जो है प्रॉपर तरीके से अपना कार्य कर रहा है। तो हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोग को रिविज़न कराता हूँ। सभी लोग एक बार क्विकली रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊँगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के जो समकालीन था। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान जो था ये लटलूर था और आधुनिक जो है लाटूर जिला विदर माना गया है। किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के समान थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मानखेत या जो है मालखेत बनाई। दंती वर्मन के बाद इसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में बना। कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक जो है निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यानी गुहा मंदिर का निर्माण कराया। चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करने का श्रेय राष्ट्रकूट वंशों को दिया जाता है। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव 780 ईस्वी में शासक बना। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे जो त्रिशतात्मक संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, वंग, डाहल तथा
प्रक की जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघों को ध्वस्त कर दिया। इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का जो चरमोत्कर्ष काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघवर्ष यानी जिनका कार्यकाल 814 से 876 ईस्वी तक था, यह कर के संरक्षण के में जो है शासक हुआ करता था। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। अमोघवर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर जो है अतिशय रुझान था। अमोघवर्ष जैन जो है मतानुयायी था। अमोघवर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक जो है काव्य ग्रंथ की रचना की। उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को जो है आश्रय प्रदान किया। इसमें आदि पुराण के लेखक विजय सेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है, अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी के जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय हैं। इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरबी यात्री अल-मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्भराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में कृष्णेश्वर तथा गंडमार्तम द्वितीय के मंदिर बनवाए। उसके राज्यसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पूर्ण निवास करता था, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। अगला पॉइंट आता है एलोरा एवं एलिफेंटा। ये जो है महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में ही हुआ था। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य पर आधारित कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। यहाँ पर अगला जो वंश आता है, यहाँ पर यादव वंश या देवगिरी, जिसको हम लोग जानते हैं, यानी अभी जो है हम लोग को यादव वंश के बारे में पढ़ना है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की। भीलम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का जो सामंत था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंग देव की संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजय कर लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक जो था ये रामचंद्र था। इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। तो होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं दार समुद्र के होयसल वंश के बारे में। तो होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश से संबंधित थे, क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। वेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय था। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम जो था ये हलेबीड यानी कर्नाटक है। उसने 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन
करता रहा। आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी जो है लग रहा है कि हम लोग जो है आगे के सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जो है हम लोग ये चैप्टर को तो कम से कम कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगला पॉइंट को देखेंगे कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। तो अगला जो हम लोग वंश को देखने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा अगला जो है कदम राजवंश के बारे में। तो कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम शासकों की राजधानी वनवासी थी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम जो था ये वालासिका था। कदम्बशली शासकों की वंशावली हमें एकमात्र लाल कुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। उसके बाद अगला जो वंश आता है यहाँ पर वारंगल के काकतीय राजवंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो काकतीय राजवंश का स्थापना वीटा प्रथम किया। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। वीटा प्रथम ने नलगोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था। उसकी राजधानी अमंटगोंड में अमंकोगोंड को बनाया। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था गणपति देव था, जिसने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की। ओरुगालल्लू यानी आधुनिक जो था ये हो जाएगा वारंगल नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया। तो वारंगल जो शहर था ये जो है किसने बसाया था, तो रुद्रदेव ने बसाया था। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र रुद्रा देवी गणपति देव की पुत्री थी तथा गणपति देव के बाद रुद्रमन्ना का काकतीय राज्य की शासिका बनी। काकतीय राज्य में जो पाशापुत तथा कला मुख्य धर्म प्रचलित था। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट देख लेते हैं, गंग वंश के बारे में देख लेते हैं। तो गंग वंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने की। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा यानी लगभग 400 ईस्वी तक था। गंग वंश का शासक आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में था। गंगों का प्रारंभिक राजधानी कुवलाल यानी कोल्लर में थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। गंगा शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मानपुर में बनाई। श्रीपुर का 728 से 788 ईस्वी तक शासक रहा। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आई होप कि जितना पॉइंट मैं बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर बताया गया जो है सीमावर्ती राजवंशों का जो है अभ्युदय है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं ये कितना बड़ा चैप्टर है, क्या जो है पॉसिबल है एक साथ जो है अभी यानी इस सेशन को जो है इस सेशन में ही इस चैप्टर को इस सेशन में ही कंटिन्यू कर लें कि इसको जो है हम लोग अलग से एक सेशन लगा लें, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा वॉली भी लड़खड़ा रहा है, यानी सही से जो है वर्ड का उच्चारण नहीं हो पा रहा है। तो हमें लग रहा है कि कल के सेशन में हम लोग जो है ये पूरा समाप्त कर देंगे। आज के सेशन में जो है हम लोग इतना तक देखे। यहाँ पर जो है वर्ड जो था ये बहुत हार्ड वर्ड था, यानी बोलने में यानी उच्चारण करने में थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक सेशन हम लोग को देखना पड़ेगा जिसके बाद जो है हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर देंगे। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो बेशक आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि ऑलरेडी जो है हम लोग आज एक सेशन देख चुके हैं, यानी भारतीय संविधान का हम लोग जो है 13 नंबर का जो सेशन था वो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत और जो है नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। यदि आप लोग वो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि हमारा एग्जाम इतने तारीख को है आप जल्दी से रिवीजन करा दीजिए, तो आने वाले 10 से 15 दिनों में मैं ये बुक का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, यानी मिसलिनियस ले लेकर जो सभी चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। तो आई होप कि जो मैं आप लोगों से वादा किया हूँ इस वादे पर खरा भी उतरूंगा। तो आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो जरूर खरा उतरूंगा।
ये मैं 100% श्योर बता रहा हूँ। आप लोग को जो है सपोर्ट बनाइए या ना बनाइए वो आप पर डिपेंड करता है, बट मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि इस बुक को रिवीजन कराने से मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इससे जो है हमको भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम भी एक बीपीएससी का स्टूडेंट है। तो बीपीएससी में भी यहाँ पर प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है इस बुक से। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आज सेशन ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास खत्म नहीं हो पाया है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक सेशन और लगा दें जिसके तहत जो है प्राचीन भारत के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। तो एक सेशन और देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास बहुत फास्ट रिविजन करेंगे, और उसके बाद जो हम लोग को मेन पॉइंट है आधुनिक भारत का इतिहास को किसी भी हाल में पूरा करना है। तो चलिए हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं। आज का सेशन यदि अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो जो प्लेलिस्ट बन चुका है उसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में।